जैसे अभी एक हफ्ते के कार्यक्रम में निकल के आए, लोग स्मार्ट मीटर से परेशान है, जमीन सर्वे से परेशान है, थाना और ब्लॉक में जो अनियंत्रित भ्रष्टाचार है उससे परेशान है। सत्ता पक्ष इसे चुनाव से जोड़ते हुए ये कह रहे हैं कि जब सत्ता में रहते हैं तो तेजस्वी विदेश का दौरा करते हैं और जब विपक्ष में रहते हैं तो अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा करते हैं। शिक्षा विभाग में इतनी 2.5 लाख नौकरियां मिली, तो क्या उनको पहले नहीं मालूम था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी लाख नौकरियां रिक्त हैं? तो क्यों नहीं भरी? वो इसी 17 महीने में क्यों नियुक्तियां हुई? या तो उनको पता नहीं था, या पता था तो उनके अंदर वो भरने की विल नहीं थी, वो करना नहीं चाहते। इसमें से 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। तो उन 94 लाख परिवारों की तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे, उस पहल पे एक योजना बनी कि उन गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। वो उसकी सारी प्लानिंग हो ही रही थी, इस बीच में सरकार चली गई। दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा और आदिवासी वर्ग को 16% का नुकसान है। तो 3 लाख नौकरियों में आप 16% का हटा दीजिएगा तो 48,000 नौकरियां एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी कैटेगरी की नहीं मिलेंगी। तो ये 48,000 नौकरियों का नुकसान किनका है? ये तो इस डबल इंजन सरकार को। आप ऐसा भी नहीं हो सकता ना, गुड्डी गुड्डी खेलिएगा कि नहीं, वो तो न्यायालय में मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप विड्रॉ कर लीजिए, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर ले और फिर दोबारा उसको पास कर ले सर्वसम्मति से, सर्वदलीय बैठक बुला के। देखिए, बिहार में चुनावी दौरे को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है पूरे बिहार में घूम रहे हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी दौरान उनके साथ उनके सहयोगी कह लीजिए, उनके नेता कह लीजिए या फिर पार्टी के राज्यसभा सांसद कह लीजिए, संजय यादव जी हैं जो लगातार उनके साथ खड़े हैं और घूम रहे हैं, चीजों को देख रेख कर रहे हैं। इससे पहले भी राज्यसभा जब ये पहुंचे थे तो बहुत सारे मुद्दाओं को इन्होंने उठाया था और बहुत सारे मुद्दा को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। सर अभी तो फिलहाल जो चल रहा है उस पर बात करना चाहेंगे। बिहार की के विधानसभा को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, सभी पक्ष कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। क्या कुछ विशेष आपने सोचा है? कार्यकर्ता से संवाद करने का जो आइडिया है ये कैसे आया सर? नहीं, ये माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का आइडिया था। उनका था कि हम कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक लें। और आप देख रहे हैं वो तो लगातार, आपने कहा कि चुनावी कार्यक्रम, ये चुनावी नहीं है। फरवरी महीने से उन्होंने जन विश्वास यात्रा की, उसके बाद जन विश्वास रैली की, चुनाव में सबसे ज्यादा जनसंवाद सभाएं की। फिर उसके बाद अभी जब पार्टी ने कार्यक्रम बना के उनको कहा कि आप कार्यकर्ताओं से संवाद करके, क्योंकि कार्यकर्ता से वो खुला संवाद करना चाहते हैं, तो उन्होंने कार्यक्रम का नाम दिया कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। तो उसमें वो जा रहे हैं हर जिला में, वो सबको इत्मीनान से सुन रहे हैं। एक जिला में 2 दिन का समय दे रहे हैं जहाँ बड़ा जिला है, तो उसमें हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वो मिल भी रहे हैं और भी जो दूसरे प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी मिल रहे हैं। और राजनीति तो 5 वर्ष चलती है, 5 वर्ष चुनाव की तैयारी होती है, तो वही पार्टी का काम हो रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर कार्यकर्ताओं से मिलने का? कार्यकर्ताओं से मुख्य मिलने का मुख्य उद्देश्य है कि जमीनी समस्याएं जो हैं आम आवाम की, उसको समझना। जैसे अभी एक हफ्ते के कार्यक्रम में निकल के आए, लोग स्मार्ट मीटर से परेशान है, जमीन सर्वे से परेशान है, थाना और ब्लॉक में जो अनियंत्रित भ्रष्टाचार है उससे परेशान है। और लोगों को हर चीज में, किसी को स्कॉलरशिप लेनी है तो भी भ्रष्टाचार है, राशन में भी भ्रष्टाचार है, हर जगह है। तो वो जमीनी समस्याओं को, और उसके अलावा संगठन में भी क्या समस्याएं हैं या उसमें क्या संभावनाएं हैं, वो सारी चीजें जान रहे हैं। सत्ता पक्ष इसे चुनाव से जोड़ते हुए ये कह रहे हैं कि जब सत्ता में रहते हैं तो तेजस्वी विदेश का दौरा करते हैं और जब विपक्ष में रहते हैं तो अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा करते हैं। सत्ता में रहते तेजस्वी जी ने जापान का दौरा किया था। वो बिहार के पर्यटन और पर्यटन क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से संबंधित, और उनके साथ बिहार सरकार के अधिकारी गए थे। उसके बाद तो वो कहीं गए नहीं, वो सत्ता में रहते हुए 17 महीने तो सत्ता में रहे ही थे। उन्होंने 17 महीने में रह कितना काम किया, वो तो उन्होंने 17 साल में नहीं किया था। तो 17 महीने में कौन से विदेश गए थे? एक बार जापान गए थे, एक बार सिंगापुर गए थे जब आदरणीय लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और कौन सा विदेश गए थे? उनको राज्यसभा जानकारी नहीं है। राज्यसभा सांसद होने के नाते जब आप पहली बार गए थे तो पहली बार बहुत अच्छा आपने बोला। सबसे बड़ा मुद्दा अभी बिहार का है सर आरक्षण। जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार में बढ़ाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसको रोक दिया है। तो क्या लगता है आप लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण फिर से बिहार में लागू हो पाएगा? देखिए, हमारा 2020 के चुनाव में भी ये मुद्दा था कि जब हमारी सरकार आएगी, जातिगत जनगणना कराएंगे
और उस जातिगत जनगणना या सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे जो भी फाइंडिंग्स होंगी उस सर्वे की, उसके आधार पे हम नीतियां बनाएंगे। तो प्राइमरली जब ये जाति आधारित गणना या सर्वे का जो परिणाम आया, उसमें कितनी किसकी संख्या है वो तो स्पष्ट हुआ। उसके अलावा भी किस जाति किस वर्ग के लोगों में साक्षरता दर क्या है, पिछड़ापन क्या है, कितने के पास मकान है, कितने गरीब हैं। खाली मैं 2 उदाहरण दूंगा। जैसे उसमें पता चला कि बिहार में 2,76,00,000 परिवार गरीब हैं, जिसमें से 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। तो उन 94 लाख परिवारों की तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे, उस पहल पे एक योजना बनी कि उन गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। वो उसकी सारी प्लानिंग हो ही रही थी, इस बीच में सरकार चली गई। अब सुनने में आया है कि सरकार ने मात्र 250 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए हैं। तो इस हिसाब से अगर ये बजट का आवंटन करेंगे तो 100 वर्ष लग जाएंगे उन 94 लाख गरीब परिवारों को गरीबी से निकालने में। तो तेजस्वी यादव के सरकार में होने के और नहीं होने के ये फायदे थे। दूसरा, जातिगत आरक्षण की आपने बात की, तो जब आबादी के अनुपात में बढ़ाया, 65% आरक्षण हुआ। 10% ईडब्ल्यूएस तो पहले से था, वो यथावत है। उसके अलावा 49% से जब सीलिंग टूटी हो तो हर एक राज्य में हुआ, तो वो 65% हुआ। अब इस सरकार ने कोर्ट में या जहां भी अपनी मजबूती से बात नहीं रखी, क्योंकि 23 नवंबर को मुझे जहां तक लगता है कि कैबिनेट से पास हुआ, फिर केंद्र सरकार को भेजा कि भाई आप उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद, क्योंकि तेजस्वी जी को यह आभास था कि अगर उसमें 9वीं अनुसूची में नहीं डालेंगे तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, लटक जाएगा। आपको लगता ही है कि आरक्षण को नहीं पसंद करने वाले भी समाज में बहुत लोग हैं जिनको शुरू से ही आरक्षण से चिढ़ है। समाज में समानता समता के वो घोर विरोधी रहे हैं ऐसे लोग। तो वो लोग कोर्ट में जाएंगे। तो उन्होंने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब आए, तभी भी उस बात को रखा बिहार सरकार की तरफ से कि आप इसको यथाशीघ्र लोकसभा चुनाव से पहले इसमें डाल दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा ऐसी है नहीं। अगर उनको वो आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं तो इम्यूनिटी देनी चाहिए। 9वीं अनुसूची का वही है। तमिलनाडु का भी 69% था, 90s में हुआ, तब से वो 9वीं अनुसूची में डला हुआ है, तो वहां कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। अब वो तेजस्वी जी के बाहर जाते ही वो हुआ। अब चूंकि हम सरकार से बाहर हैं, मामला सब जुडिस है, तो हम तो कोर्ट में ही जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हम एक पार्टी हैं, बिहार सरकार भी है और हम भी हैं। अभी जो पार्टियां थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई भी अभी शायद अगले हफ्ते है। तो कोर्ट में हम लड़ ही रहे हैं। उसके अलावा अब देखिए नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ कि 3 लाख नौकरियां इन्होंने प्रक्रियाधीन करवाई। अब वो 3 लाख नौकरियां जो नियुक्तियां अब होनी है, उनमें अब वो 65% आरक्षण लागू नहीं करेगी ये सरकार। बिल्कुल। और नहीं करेगी तो किसका नुकसान है। अब मान लो 3 लाख नौकरियां हैं, अगर 65% आरक्षण होता तो 65% आरक्षण के अनुपात में नौकरियों में भी मिलती। अब वो 49%, 49% लगेगा। तो इसमें दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा और आदिवासी वर्ग को 16% का नुकसान है। तो 3 लाख नौकरियों में आप 16% का हटा दीजिएगा तो 48,000 नौकरियां SC, ST, OBC, EBC कैटेगरी की नहीं मिलेंगी। तो ये 48,000 नौकरियों का नुकसान किनका है? ये तो इस डबल इंजन सरकार को बताना चाहिए। आपकी यहाँ सरकार है, कोर्ट के में क्या क्या केस है? कोर्ट से आप विड्रॉ कर लीजिए, आप स्पेशल सेशन बुलाइए विधानसभा का और बोल दीजिए कि भाई आज पास करके, और केंद्र में आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, 7 केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से। सर, नीतीश कुमार भी बहुजन से ही आते हैं, कहा जाए तो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है बैकवर्ड को नौकरी मिलने से? नहीं आपत्ति हो सकती है तो आपके समर्थन से केंद्र सरकार चल रही है। आपके पार्टी के लोग केंद्र में मंत्री हैं। मैंने कहा 7 केंद्रीय मंत्री है बिहार सरकार से, कैबिनेट भी मंत्री है। तो आप उनको बोलिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपका समर्थन करने में असमर्थ हैं। स्पष्ट टू द पॉइंट है। जैसे तेजस्वी जी जब गए जदयू के साथ सरकार बनाई, उन्होंने कहा कि देखिए हम आ रहे हैं तो हमारा इशू बेस्ड समर्थन है आपका, आपको जातिगत जनगणना कराना होगा, उसके अनुपात में पॉलिसीज बनानी होंगी, आपको युवाओं को 5 लाख नौकरी देनी होंगी, और जो अन्य कार्य है उनको करना होगा। तो 17 महीने में नौकरियां भी। अच्छा एक चीज बताइए, शिक्षा विभाग में इतनी 2.5 लाख नौकरियां मिली, तो क्या उनको पहले नहीं मालूम था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी लाख नौकरियां रिक्त हैं? तो क्यों नहीं भरी? इसी 17 महीने में क्यों नियुक्तियां हुई? या तो उनको पता नहीं था, या पता था तो उनके अंदर वो भरने की विल नहीं थी, वो करना नहीं चाहते थे। तो वो तो तेजस्वी जी ने कराया है ना। तो अगर इनकी इच्छा होगी नीतीश जी की तो क्यों नहीं करेंगे? केंद्र सरकार तो बाकी जैसे बाकी 3-4 डिसीजन उन्होंने पिछले इस 100 दिन में रोल बैक किए हैं, तो ये भी उनको करना पड़ेगा। या तो फिर आप समर्थन वापस लीजिए। अब आप ऐसा भी नहीं हो सकता ना, गुड्डी गुड्डी खेलिएगा कि नहीं वो तो
न्यायालय में मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप विड्रॉ कर लीजिए, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर ले और फिर दोबारा उसको पास कर ले सर्वसम्मति से, सर्वदलीय बैठक बुला के, और केंद्र से बात करेगी। देखिए और जो एनडी के यहाँ के भी सहयोगी हैं, खाली जुबानी खर्च करते हैं, पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी आरक्षण की समर्थक है।